हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास ग्रहदाह का 11वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। दुनिया के और लोगों की तरह केदार बाबू भी दोष गुण वाले ही आदमी थे। लड़की के ब्याह के लिए पढ़े लिखे दामाद, संपन्न घर की ही उन्होंने कामना की थी। महिम लड़का भला है, एमए पास है, गांव में रहने खाने का ठौर ठिकाना है, लिहाजा उसके हाथों बेटी को सौंपना उन्होंने सौभाग्य ही समझा था। लेकिन एकाएक एक दिन उसका धनी दोस्त सुरेश अपनी गाड़ी पर आकर उल्टा बताकर जब खुद ही ब्याह का उम्मीदवार बन बैठा, तो दोनों की माली हालत का लेखा लगाकर महिम को जवाब देकर सुरेश को अपनाने में केदार बाबू को जरा भी एतराज न हुआ। प्यार के बारीक तत्वों से उन्हें कोई वास्ता न था। उनकी धारणा थी कि लड़कियां पति के रूप में उसी को अच्छा समझती हैं जिसके पास गाड़ी पालकी चढ़कर गहना कपड़ा पहनकर आराम से रह सके। लिहाजा बेटी को सुखी बनाना ही अगर पिता का फर्ज है, तो ऐसे एक अपने आप आए हुए मौके को हाथ से निकलने देना ठीक नहीं। यह तय कर लेने में उन्हें खास कुछ मगजपच्ची नहीं करनी पड़ी। यहाँ तक कि विवाह के पहले ही दामाद से 5,000 रुपया कर्ज लेना भी उन्हें अनुचित न लगा। उसे चुकाने की चिंता में भी उन्हें परेशान नहीं किया, इसलिए कि वह घर तो उसी का रहेगा। मगर इस दई मारी लड़की ने सब कुछ गोबर कर दिया, हरगिज राजी ना हुई। लाचार, अंत तक उन्हें महिम के हाथों ही बेटी को सौंपना पड़ा जरूर, लेकिन इस दुर्घटना से उनके क्षोभ की सीमा न रही। उसके सिवा जो बात उन्हें अपने आप कबूल करनी पड़ी, वह यह कि रुपया अब लौटा देना चाहिए। लेकिन चूंकि कर्ज की लिखा पढ़ी न थी और वसूल करने का उपाय भी उतना साफ सहज न था, इसलिए उस चिंता को भी वे मन में उतना महत्व नहीं दे सके। सो गर्चे यह सवाल मन में उठा, लेकिन जवाब वैसा ही धुंधला रहा। अचला ससुराल चली गई। इसके बाद सुरेश का आना जाना, घनिष्ठता केदार बाबू को पसंद ना थी। घर में नहीं है यह कहलाकर ज्यादातर भेंट भी नहीं करते थे, लेकिन उसे चाहते थे, इसलिए बेटी के दुर्व्यवहार से वे मन ही मन लज्जित हो दुखी ही रहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अचानक एक दिन वे खासे बीमार पड़ गए। सुरेश ने आकर इलाज किया, बेटे से भी ज्यादा सेवा जतन करके उन्हें चंगा किया। कर्ज की बात उन्होंने खुद उठाई तो यह कहकर टाल गया कि वो मैंने दोस्त को दहेज में दिया। उसी दिन से इस युवक के प्रति उनका स्नेह प्रतिदिन गाढ़ा और अकृत्रिम हो उठने लगा। यहाँ तक कि कभी-कभी बेटी के लिए मन में अभिशाप आता, हतभागिन लड़की, ऐसे रतन को न पहचान सकी, उपेक्षा से छोड़कर चली गई। इसका फल कभी उसे मिलेगा जरूर। इस मामले में महिम उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता था, यह सही है, लेकिन उनकी बेटी नारी धर्म को गंवाकर पति को त्यागने की कलंक कालिमा सारे बदन में पोत कर उन्हीं के यहाँ आएगी, यह उन्होंने स्वप्न में भी ना सोचा था। और इस महापाप में जिस आदमी ने उसे मदद दी है, वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पिता के मन का भाव क्या होगा, यह समझना भी कठिन नहीं। दूसरी ओर पिता के लिए बेटी का मनोभाव चाहे जो रहा हो, जिस दिन वे सिर्फ रुपए के नाते महिम के बदले सुरेश के हाथों उसे सौंपने को तैयार हो गए थे और कर्ज चुकाने का कोई उपाय न रहने के बावजूद उससे कर्ज लिया था, उसी दिन से आदमी के रूप में केदार बाबू
अचला की निगाहों में काफ़ी नीचे उतर गए थे। वह अश्रद्धा कल रात 100 गुनी ज़्यादा बढ़ गई, जब उसने अपने कानों सुना कि बेटी के चरित्र के बारे में छिपकर नौकरानी की राय लेने में भी उन्हें हिचक नहीं हुई। लेकिन उसके साथ-साथ अचला आज अपने को भी देख पाई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी नज़र में आया कि तभी उसने अपने मुँह से पति को यह कहा कि वह उसे प्यार नहीं करती। तभी नारी की सर्वोत्तम मर्यादा भी उसके लिए संसार से समाप्त हो गई। इसलिए आज वह पति के आगे छोटी हो गई है, पिता के आगे छोटी है, दाई के आगे छोटी है, यहाँ तक कि सुरेश जैसे आदमी की नज़र में भी इतनी छोटी है कि उसे लालसा संगिनी बनाने की कल्पना भी उसकी दुराशा नहीं। लेकिन वास्तव में क्या सही है? इतनी छोटी है वह? अभी-अभी उस दिन वह जिसके प्यार को सब पर विजयी बनाने के लिए सभी विरोधों, सभी प्रलोभनों को पार कर गई थी, इसी बीच क्या यह बात सब कोई भूल गए? उसे सुरेश के साथ भेज देने के बावजूद पति ने उसकी कोई खोज नहीं ली। उदासीनता का गहरा अपमान और लांछना रात भर मानो उसे आग में झुलसाती रही। सुबह देर से नींद टूटी। सूरज की तरुण किरणें झरोखे से आकर कमरे के फर्श पर पड़ रही थी। वह बिस्तर पर उठ बैठी और सिरहाने की खिड़की खोलकर चुपचाप रास्ते की तरफ देखती रही। कलकत्ते की सड़क पर लोगों का तांता टूटने वाला नहीं। कोई काम से निकला था, कोई घर लौट रहा था और कोई सुबह की धूप हवा में यूं ही घूम रहा था। यह देखते हुए अचानक याद आया, ऐसे समय अपने घर में तो कोई नहीं बैठा है। मैंने ही ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुंह नहीं दिखा सकती, खुद को कैद करके रखा है। गुनाह कुछ किया भी हो तो उनसे किया है, उसकी सजा वही देंगे, किंतु नाहक ही जो कोई दंड देने आए, उसे ही सिर झुकाकर क्यों उठा लूं? अचला तुरंत उठ बैठी और सारी ग्लानि को मानो बलपूर्वक झाड़ फेंक कर हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और बैठक में गई। केदार बाबू आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने एक बार नज़र उठाकर देखा और फिर अखबार पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर के बाद बैरा केतली में चाय का पानी और दूसरे सामान रख गया। केदार बाबू उठकर आए, अपने लिए एक प्याला चाय तैयार करके ले गए और अखबार लेकर आराम कुर्सी पर बैठ गए। अचला नज़र झुकाए पिता का सारा आचरण देखती रही, परंतु खुद जाकर चाय तैयार कर देने या कुछ पूछने की उसे हिम्मत भी ना हुई, इच्छा भी नहीं। लेकिन घर में मूरत सा इस तरह मुंह सिए रखना भी मुश्किल, यहाँ तक कि इस तरह ज्यादा दिनों तक एक घर में उनके साथ रहना संभव और उचित है या नहीं, और ना हो तो वह क्या करेगी? इस पेचीदे मसले पर कहीं अकेले बैठकर जरा सोचने के लिए वह उठना ही चाहती थी कि असह्य विस्मय से उसने देखा सुरेश आ रहा है। उसने हाथ उठाकर केदार बाबू को नमस्ते की। केदार बाबू ने सिर उठाकर जरा गर्दन हिलाई और फिर अखबार पढ़ने लगे। सुरेश कुर्सी खींचकर बैठ गया। चाय का सामान ले जाने के लिए जैसे ही बैराग कमरे में आया, वह बोला, मेरा बैग कहाँ है? उसे मेरी गाड़ी पर रख आओ तो। हजामत बनाने तक का सामान उसी में है। देर मत करो, मुझे तुरंत जाना है। जी, कहकर उसके चले जाने के बाद सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर में हठात सुरेश पूछ बैठा, महिम की कोई खबर मिली? केदार बाबू बोले, नहीं। सुरेश बोला, ताज्जुब है। उसके बाद फिर सब चुपचाप। बैरे ने आकर बताया, बैग गाड़ी पर रख दिया है। सुरेश बोला, तो मैं जा रहा हूँ। महिम की चिट्ठी आए तो मुझे जरा खबर भेज देंगे। सुरेश उठने लगा। एकाएक हाथ का अखबार नीचे फेंक कर
केदार बाबू बोल उठे, तुम जरा तुम जरा ठहर जाओ सुरेश, मैं अभी आया। और उसकी ओर ताका तक नहीं। चप्पल चटचटाते हुए जरा तेजी से ही चले गए। अब तक अचला नजर झुकाए ही थी। केदार बाबू के चले जाने पर सुरेश ने जैसे ही नजर उठाकर देखा, अचला की डरी, दुखी और मलिन आंखें दिखाई दी। पूछा, बात क्या है? मुंह नीचे किए अचला ने सिर्फ गर्दन हिलाई। सुरेश ने कहा, मैं कितना दुखी हुआ हूँ, कितना लज्जित, यह कह नहीं सकता। अचला वैसे ही चुप बैठी रही। वह फिर बोला, तुम्हारे पिताजी मुझे इतना नीच, ऐसा मक्कार सोच सकते हैं, यह मैंने स्वप्न में भी न सोचा था। इस शिकायत का भी अचला ने कोई जवाब नहीं दिया, वैसे ही स्थिर बैठी रही। सुरेश ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसी वक्त महिम के पास जाकर उसे वह बात पूरी ना कर सका। केदार बाबू लौट आए। उनके हाथ में था छोटा सा कागज। सुरेश के सामने मेज पर उस कागज को रखते हुए बोले, तुम्हारे उस रुपए की रसीद आज कल करते नहीं दी जा सकी है। 5,000 का हैंड नोट ही लिख दिया। सूद शायद ना दे सकूं, लेकिन मकान तो रहा ही, इससे मूल भर तो वसूल हो ही जाएगा। सुरेश कुछ देर हक्का बक्का सा खड़ा रहा। बोला, मैंने तो आपसे हैंड नोट मांगा नहीं केदार बाबू। केदार बाबू बोले, तुमने मांगा बेशक नहीं, मगर मुझे तो देना चाहिए। अब तक नहीं दे पाया, यही बहुत बड़ा अन्याय हो गया है सुरेश। इसे जेब में रख लो, पका आम हो रहा हूँ। इसे जेब में रख लो, पका आम हो रहा हूँ। अचानक कहीं चल बसूं तो तुम्हारे रुपए का गोलमाल हो सकता है। सुरेश ने आवेग के साथ जवाब दिया, महिम और चाहे जो करे केदार बाबू, रुपए का कभी गोलमाल नहीं कर सकता। इस पर आप खुद भी जानते हैं कि मुझे ये रुपए नहीं चाहिए, यह मैंने मित्र को दहेज दिया है। केदार बाबू ने कहा, तो वह अपने मित्र को ही देना, मुझे नहीं। जो मैंने लिया है वह ऋण मेरा ही है। सुरेश बोला, खैर, दोस्त को ही दूंगा। कहकर सुरेश ने कागज मेज पर से उठाया और 2 कदम पीछे हटकर अचला के पास जाकर खड़ा हुआ कि केदार बाबू आग के नाए झझक कर चीख उठे, खबरदार सुरेश, कल से मैंने बहुत अपमान चुपचाप बर्दाश्त किया, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को तुम रुपए दे जाओ, यह मैं हरगिज बर्दाश्त ना करूंगा, कह देता हूँ। कहकर कांपते कांपते आराम कुर्सी पर बैठ गए। सुरेश पहले तो चौंक कर केदार बाबू की तरफ एकटक ताकता रह गया। उनके उस तरह से बैठ जाने पर उसने उदास होकर अचला की ओर मुड़कर देखा। अचला पल भर में मानो पत्थर हो गई है। बड़ी कोशिश करके सुरेश ने क्या तो कहना चाहा, लेकिन उसके सूखे गले से एक बेमानी आवाज के सिवा और कुछ नहीं निकला। फिर मुड़कर देखा, केदार बाबू दोनों हथेलियों से मुंह छिपाए पड़े थे। उसने और कुछ कहने की कोशिश भी ना की। कुछ क्षण काठ मारा सा खड़ा रहकर आखिर धीरे धीरे चला गया। वह चला गया, लेकिन बाप बेटी दोनों ठीक वैसे ही बैठे रहे और दीवार घड़ी की टिक टिक के सिवा कमरे में एक बेरहम चुप्पी छा रही थी। सुरेश की रबर टायर वाली गाड़ी फाटक पार हो गई, यह घोड़े की टापों से ही समझ में आ गया। दूसरे ही क्षण बैरे ने अंदर आकर आवाज दी, बाबू। केदार बाबू ने नजर उठाकर देखा, उसके हाथ में कागज का टुकड़ा था और कुछ कहना ना पड़ा। वे उछल पड़े और अपना दायां हाथ बढ़ाकर चीत्कार कर उठे, ले हरामजादा, ले जा सामने से, निकल जा, कहता हूँ। बैरा मालिक का रवैया देखकर अवाक रह गया और भाग खड़ा हुआ। उसके जाते ही जलती आंखों बेटी को देखते हुए गले की आवाज पर एक पर्दा और चढ़ाकर वे बोले, हरामजादा, हरामजादा, कमीना,
फिर कभी किसी बहाने मेरे यहाँ आया कि मैं उसे पुलिस के हवाले करूँगा। यह मैं तुमसे कह देता हूँ अचला। अपना नाम सुनकर अपना निहायत पीला पड़ा चेहरा उठाकर अचला चुपचाप पीड़ित आंखों से पिता की ओर देखती रही। वे बोले, रुपए बिखेर कर बाप की आंखों को अंधा नहीं किया जा सकता। यह बात वह याद रखे। बेटी इस पर भी चुप रही, लेकिन उसकी मलिन आंखें धीरे धीरे तेज हो उठने लगी। यह पिता की नजर में न आया। उन्होंने तर्जनी तान कर कहना शुरू किया, हैंड नोट फाड़ कर बाप को घूस नहीं दिया जा सकता। यह बात उसे समझाकर तब छोड़ूंगा मैं यह घर बेचकर कर्ज अदा करके जी चाहे जहां चला जाऊंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। कान खोलकर सुन लो। अब अचला ने बात कही। शुरू में रुकावट पड़ी, पर बाद में स्थिर अविचलित स्वर में कहा, कर्ज बिना दिए घर मेरे लिए छोड़ जाएंगे, मैं क्या यही आशा रखती हूँ? तुम ना करते तो यह काम तो मुझे ही करना होता। केदार बाबू और भी गर्म होकर बोले, तुम लोग जो कर आए हो मालूम है, उसी के मारे तो मैं भले समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अचला ने वैसे ही शांत और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, नहीं मालूम है। मैंने ऐसा कुछ अगर किया होता जिससे समाज में तुम मुंह नहीं दिखा पाते, तो उससे पहले तो मेरा ही मुंह तुम लोग कोई नहीं देख पाते। वहां और कोई चीज का अभाव चाहे हो, डूब मरने लायक पानी का अभाव नहीं। कहते कहते रुलाई से उसका गला रुंध आया। बोली, कल से तुम मेरा जो अपमान कर रहे हो, चूंकि झूठ है इसलिए सह पा रही हूँ, नहीं तो। यहाँ पहुंचकर उसका गला बिल्कुल बंद हो गया। मुंह पर आंचल रखकर किसी तरह रुलाई रोकती वह कमरे से बाहर भाग गई। केदार बाबू एक बार की हक्का बक्का हो गए। रंज होने, आघात करने, शोक करने, यानी कन्या के दूषित आचरण से हर तरह का गहरा दुख उठाने की स्थिति महज उन्हीं की हुई है, यही उनकी धारणा थी। लेकिन दूसरा पक्ष भी अचानक उन्हीं के आचरण को नितांत निंदनीय कहते हुए मुंह पर झड़क कर तीखे अभिमान से रोकर चल सकता है, इसकी संभावना उन्हें ख्वाब में भी न सूझी थी। सो कुछ क्षण हक्के बक्के से खड़े वे धीरे धीरे बैठ गए और सिर पर हाथ फेरते हुए बार बार कहने लगे, यह लो फिर दूसरा प्रसाद। इसके बाद बाप बेटी के 8-10 दिन कैसे निकले, यह सिर्फ अंतर्यामी ने ही देखा। अचला अपने कमरे से निकली ही नहीं। घर के नौकर चाकरों के सामने भी मुंह दिखाना उसे मुहाल था। पिछले दिनों की तरह सड़क देखकर ही समय काटने के ख्याल से वह खुली खिड़की के सामने बैठी थी। जाड़े के दिन दोपहर के साथ साथ धुंधली छाया मानो आसमान से धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी, और उस धुंधलेपन से अपने सारे जीवन का क्या तो एक अज्ञात संबंध हृदय की गहराई से अनुभव करके उसका मन उस अल्पायु बेला की ही तरह चुपचाप अवसन्न होता जा रहा था। यह नहीं कि उसकी आंखें ठीक कुछ देख रही थी, पर जैसी आदत थी, ऊपर नीचे अगल बगल कुछ भी उसकी निगाह से बच नहीं पा रहा था। एक जैसी बैठी बैठी जब बेला बीत चली, तो अचानक उसने देखा सुरेश की गाड़ी उसके फाटक में घुस रही है। बात की बात में उसका चेहरा फक हो गया, और पुलिस को देखकर चोर जैसे बेतहाशा भागता है, ठीक उसी तरह खिड़की के सामने से भागकर वह आकर बिस्तर पर सो रही। कोई 20 मिनट के बाद उसके दरवाजे पर खटखटाहट हुई, और बाहर से पिता ने स्निग्ध स्वर में पूछा, जाग रही हो बेटी? मगर फिर भी जब जवाब न मिला, तो और भी कोमल स्वर में बोले, बेला जाती रही बेटी, उठो। सुरेश की फूफी तुम्हें लेने आई हैं। क्या तो महिम बहुत बीमार है। अचला ने उठकर चुपचाप दरवाजा खोल दिया और सुरेश की फूफी अंदर आई।
झुककर अचला ने उसके पैरों की धूल ली। केदार बाबू सबसे पीछे कमरे के भीतर गए और बिस्तर के एक किनारे बैठकर बेटी से बोले, तुम लोगों के चले आने के बाद से ही महिम को जोरों का बुखार आ गया। मेरा ख्याल है ठंड लगने से, फिक्र से यह बुखार आया है। उसके बाद सुरेश की फूफी से बोले, मैं तो सोच के मारे परेशान था, आखिर इन लोगों को भेज देने के बाद से कोई खबर क्यों नहीं भेजी उसने। सुरेश दीर्घजीवी हो, वह सोच समझकर इन्हें ना ले आया होता तो क्या होता भगवान ही जाने। स्नेह भरे अनुताप से बूढ़े का गला भर आया। अचला चुपचाप सब सुनती रही। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई घबराहट नहीं जाहिर की। सुरेश की फूफी ने अचला की बाह पर अपना दायां हाथ रखकर शांत स्वर में कहा, डरने की बात नहीं बिटिया, 2 ही दिन में वह ठीक हो जाएगा। अचला ने कुछ कहा नहीं, फिर से एक बार उनको झुककर प्रणाम करके अलगनी पर से चादर उतार कर वह जाने के लिए तैयार हो गई। सर्दियों की सांझ इस ठंड में बिना कोई गर्म कपड़ा पहने उसी रूप में बाहर जाने को तैयार होते देख बूढ़े पिता के जी को चोट लगी। लेकिन सुरेश की विधवा फूफी के पहनावे को देखकर उसे टोकने की उन्हें इच्छा न हुई। वे सिर्फ इतना ही बोले, चलो बिटिया, मैं भी चलता हूँ, और चप्पल पहने सबसे आगे सीढ़ियों से नीचे उतर गए। अचला को महिम से सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि स्त्री होने के बावजूद उसे कभी पति के सुख दुख में हाथ बटाने का मौका नहीं मिला। इसके लिए सुरेश भी अपने दोस्त से छुटपन से ही काफी झगड़ता आया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। कंजूस के धन की तरह उस चीज को सदा सारी दुनिया से बचाकर महिम कुछ इस तरह से अगोरता रहा है कि दुख दुर्दिन में किसी की मदद की बात तो दूर रही, उसे अभाव क्या है, कहाँ उसे पीड़ा है, यही कभी कोई समझ नहीं पाता। लिहाजा घर जब जलकर राख हो गया तो बाप दादों के उस राख की ढेरी में बदले हुए मकान की ओर देखकर महिम के मन में क्या चोट लगी, इसे उसके मुंह को देखकर अचला समझ नहीं सकी। मृणाल विधवा हो गई, इससे भी उसके स्वामी के दुख का अंदाज करना वैसा ही असंभव था। जिस दिन अचला ने मुंह पर कह दिया था कि वह उसे प्यार नहीं करती, महिम के लिए वह आघात कितना बड़ा था, उसके बारे में भी अचला अंधेरे में ही रही। मगर इतनी नासमझ भी वह नहीं थी कि हर बदनसीब घड़ी में पति की निर्निवार उदासीनता को सत्य ही कबूल कर लेने में उसके जी में कोई खटका होता ही ना हो। इसलिए उस दिन स्टेशन पर पति के दृढ़ शांत मुखड़े को बार बार देखकर तमाम रास्ता सिर्फ यही सोचती आई थी कि सहिष्णुता के उस झूठे नकाब की ओट में उसके वास्तविक मुख का स्वरूप जाने कैसा है। आज जब उसकी बीमारी को मामूली और स्वाभाविक घटना का रूप देने के लिए केदार बाबू ने कहा कि उन्हें ताज्जुब नहीं हुआ, बल्कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद ऐसे ही कुछ की आशंका मुझे थी, तो अचला के जी में जो भाव पल के लिए उदय हुआ था, उसे उत्कंठा भी नहीं कहा जा सकता। सुरेश की रबर टायर वाली गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। फूफी एक ओर का दरवाजा खींचकर चुप बैठी थी और उनकी बगल में अचला पत्थर की मूर्ति जैसी स्थिर थी। अकेले केदार बाबू किसी तरह से कोई उत्साह ना पाकर रास्ते की ओर देखते हुए बकते चले जा रहे थे। सुरेश जैसा दयावान, बुद्धिमान, गुणवान तरुण देश में दूसरा कोई नहीं। महिम के एक बग्गापन से तो मैं ऊब गया हूँ। जहाँ आदमी ढूंढे ना मिले, डॉक्टर वैद्य का नाम नहीं, सिर्फ चोर डकैत और गीदड़ रहते हैं, ऐसे गांव में जा बसने की सजा एक ना एक दिन उसे भोगनी ही पड़ेगी। ऐसे ही बेसिर पैर की बातें बिना सोचे समझे
वे उस चुप बैठी नारी के कानों में डालते चले जा रहे थे। इसका भी कारण था। केदार बाबू वास्तव में ऐसी हल्की प्रवृत्ति के आदमी थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन आज उनके हृदय का गहरा आनंद संयम के किसी बांध को मान ही नहीं रहा था। अपने परम मित्र सुरेश से खुलकर विवाद, इकलौती लड़की का मौन विद्रोह और सबसे बढ़कर निहायत घिनौनी और भोंडी आशंका का दबाव पिछले कई दिनों से उनकी छाती पर चक्की सा सवार था। आज फूफी के आ जाने से वह बोझा अचानक गायब हो गया था। महिम की बीमारी को मन में उन्होंने वैसा महत्व ही नहीं दिया। उस रात की दैवी दुर्घटना में सर्दी खाकर थोड़ा बुखार ही आ गया हो तो वैसी कोई बात नहीं। फूफी ने 2-3 दिन में चंगा होने का दिलासा दिया है। शायद इतना ही समय न लगे। शायद हो कि कल ही ठीक हो जाए। बीमारी के बारे में उन्होंने यह सोच रखा था। लेकिन असली बात यह कि सुरेश खुद जाकर उसे अपने यहाँ लिवा लाया है और किसी बहाने उसकी स्त्री को उसके पास पहुँचाने के लिए अपनी फूफी तक को भेज दिया है। बेटी दामाद में कुछ दिनों से मनमुटाव चल रहा था। दाई की ज़बानी सुनी इस बात को वे भूले न थे। इसलिए यह सारा कुछ उसी दाम्पत्य कलह का नतीजा है। इस सत्य के जाहिर हो जाने से इस बकझक में भी उन्हें बड़ी आत्मग्लानि के साथ यह लगने लगा कि वहां पहुंचकर उस निर्दोष और भले युवक की तरफ वे नजर उठाकर देखेंगे कैसे। लेकिन उनकी बेटी के सर्वांग में एक कठोर नीरवता विराज रही थी। बीमारी खास कुछ नहीं, यह उसने भी समझा था, पर वह यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर सुरेश उसे पकड़ कैसे लाया। इतना तो उसने स्वामी को पहचाना था। सांझ हो गई थी। रास्ते की गैस बत्तियां जल चुकी थी। गाड़ी सुरेश के फाटक में घुसी और बरामदे के पास जाकर लगी। उलझकर केदार बाबू ने देखा और घबराकर बोले, दो दो गाड़ियां क्यों खड़ी हैं? अचला की चकित दृष्टि तुरंत उधर को गई और उसने देखा एक प्रवीण अंग्रेज को सुरेश अदब के साथ गाड़ी पर सवार करा रहा है और साहबी पोशाक में एक बंगाली सज्जन बगल में खड़े हैं। पलक मारते ही वह समझ गई ये दोनों डॉक्टर हैं। वे चले गए तो यह गाड़ी बरामदे में जाकर लगी। सुरेश खड़ा था। केदार बाबू ने चिल्लाकर पूछा, महिम कैसा है सुरेश? बीमारी क्या है? सुरेश ने कहा, ठीक है, आइए। केदार बाबू और परेशान होकर बोले, बीमारी क्या है? सो तो कहो। सुरेश बोला, बीमारी का नाम बताऊं तो आप समझ नहीं सकेंगे केदार बाबू। बुखार है, छाती में थोड़ी सर्दी जमी है, लेकिन आप उतरें तो सही, उन्हें उतर आने दें। केदार बाबू ने उतरने की जरा कोशिश न की। बोले, थोड़ी सी सर्दी जम गई है तो इसका इलाज तो तुम खुद कर सकते हो। आखिर मैं कोई नन्हा मुन्ना नहीं हूँ सुरेश। दो दो डॉक्टर क्यों, और फिर अंग्रेज डॉक्टर। कहते कहते उनकी आवाज कांपने लगी। सुरेश करीब आ गया, हाथ पकड़कर उन्हें उतारते हुए बोला, फूफी, अचला को अंदर ले जाओ, मैं आता हूँ। अचला ने किसी से कुछ पूछा ताछा नहीं। अंधेरे में उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई पड़ी। उतरते समय पायदान पर उसका पांव लड़खड़ाने लगा। यह भी किसी ने नहीं देखा। यह भी किसी को नजर नहीं आया कि वह जैसी चुपचाप आई थी वैसी ही चुपचाप फूफी के पीछे पीछे भीतर चली गई। 2-1 मिनट बाद जब पर्दे को हटाकर वह कमरे में दाखिल हुई तो महिम शायद अपने घर के बारे में न जाने क्या कह रहा था। उस लड़खड़ाती आवाज के 2-1 शब्द कानों में पहुंचते ही यह समझना बाकी ना रहा कि वह अल्ल बल्ल बक रहा है और रोग कितना ज्यादा बढ़ गया है। जरा देर दीवार का सहारा लेकर उसने अपने को संभाला। सिरहाने बैठकर जो स्त्री माथे पर बर्फ पट्टी रख रही थी उसने उलट कर देखा और धीरे से उठकर आई।
झुककर उसे प्रणाम करके सीधी खड़ी हो गई। विधवा का वेश, बाल गर्दन तक छोटे-छोटे छँटे, चेहरे पर युग-युग की सभी विधवाओं का वैराग्य मानो गहरा होकर विराज रहा था। मध्यम रोशनी में अचला पहले यह ना पहचान सकी कि वह मृणाल है। अब जब दोनों आमने-सामने खड़ी थी, तो दोनों ही ज़रा देर के लिए थक सी रह गई। अचला का सारा शरीर जैसे हिल उठा। क्या तो कहने के लिए उसके होंठ भी कांप उठे, पर एक भी शब्द न फूटा। और दूसरे ही क्षण उसका बेहोश शरीर टूटी लता की नाई मृणाल के कदमों पर लुढ़क पड़ा। होश में आई तो पाया पिता की गोद में सिर रखे वह एक कोच पर पड़ी है। एक नौकरानी आंख मुंह पर गुलाब जल के छींटे दे रही है। पास खड़ा सुरेश धीमे धीमे पंखा झल रहा है। हो क्या गया, यह सोचने में उसे देर लगी, लेकिन याद आते ही लाज से घबराकर उसने उठने की कोशिश की। बाधा देते हुए केदार बाबू बोले, जरा आराम कर लो बिटिया, अभी उठो मत। अचला ने धीमे से कहा, मैं अब ठीक हूँ बाबूजी। और उसने फिर उठने की कोशिश की। पिता ने जबरदस्ती उसे रोक कर कहा, उठने की अभी जरूरत नहीं, बल्कि थोड़ा सो जाने की चेष्टा करो। अस्फुट स्वर में सुरेश ने भी शायद इसी बात का समर्थन किया। अचला ने चुपचाप एक बार उसकी ओर ताका और उत्तर में पिता का हाथ ठेलकर सीधी खड़ी होकर बोली, सोने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं उस कमरे में जा रही हूँ। और वह बाहर चली गई। इस मकान के कमरों को वह भूली नहीं थी। बीमार का कमरा ढूंढने में देर न लगी। अंदर जाते ही मृणाल ने उसे देखा, बोली, संजली दी, जरा देर तुम यहाँ बैठो, मैं नित्य कर्म कर लूं। जरा ख्याल रखना, बर्फ की टोपी लुढ़क न जाए। मृणाल अपनी जगह पर अचला को बैठाकर चली गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।